सुप्रभात मित्रों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता है MCH अकेडमी सीधी बात नो बकवास। आज का जो पार्ट है केमिस्ट्री पार्ट 8, जो नया टॉपिक भी है। पिछली क्लासों में हमने आपको ठोस के बारे में कुछ बताया था। अब ये ठोस में दोस्त कौन कौन से होते हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं और इनके बारे में भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लें, दिमाग में बिठा लें, क्योंकि जब पढ़ने बैठें तो एक रिकॉर्ड कर लें हर चीज़ को दिमाग में। बस सीढ़ी की तरह दिमाग को रखिए, चिप की तरह दिमाग को रखिए, आप खुद ब खुद तेज होते चले जाएंगे। आलोचनाएं उन्हीं के हिस्से आती हैं जो इनके योग्य होते हैं। कायर होते हैं उनके हिस्से में आलोचनाएं नहीं आती हैं। लाख कोई बुराई कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। खुद पर भरोसा होना चाहिए, भगवान पर विश्वास होना चाहिए। अगर इस सृष्टि में भगवान कहीं है तो निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा, बट आपको भी प्रत्येक कार्य सच्ची लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से करते हैं। लाख बुराई कोई कर ले, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। लाख कोई बुराई कर ले, मुझे नहीं पता है मेरी वजह से आप में क्या परिवर्तन आने वाला है, बट इतना ज़रूर जानते, आज तक मैं जितने व्यक्तियों के संपर्क में आया, हर किसी ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। हमने उनसे सीखा, उन्हें एहसास भी नहीं होने दिया कि हमने उनसे क्या सीखा। क्योंकि जिसके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी होती है, सीखने की क्षमता होती है, वही सीखते हैं। टाइम पास करने वाले तमाम लोग होते हैं। तो आलोचनाएं उन्हीं के हिस्से आती हैं जो इसके योग्य होते हैं। और याद रखना, आप जितना ज़्यादा ईमानदारी से काम करेंगे, आपको परेशानियां भी उतनी ज़्यादा मिलेंगी अंत समय तक, क्योंकि ये बेईमानों का दौर है। आपको केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। पिछली बात में हमने आपको ठोस के बारे में बताया था और यहाँ पर हम आपको दोष के बारे में बताएंगे। पिछली बार सॉलिड था, यहाँ पर हम कमियों के बारे में बताएंगे कि ठोस में कौन कौन सी कमियाँ होती हैं। तो एक आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको स्टार बना के नोट कर लें। क्रिस्टलीकरण के दौरान दाब में वृद्धि की आदर्श व्यवस्था वृद्धि से उपसह संयोजन संख्या बढ़ती है। यानी दाब में जब वृद्धि होगी तो उपसह संयोजन संख्या कैसी होगी? बढ़ोतरी की ओर होगी। दूसरा नंबर नोट कर लें, क्रिस्टलीकरण के दौरान ताप में पहले था दाब, अब हुआ ताप। ताप में जब वृद्धि होगी तो संख्या क्या काम करेगी? संख्या जो है वो घटेगी। संख्या क्या काम करेगी? संख्या जो है घटेगी। इसलिए साइड हो जाते ताकि आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सही ढंग से दिखाई दे। अब आप हेडिंग डालेंगे रिक्तियाँ दोष। अब ठोसों में दोष कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी लिखा दें। तो पहली हेडिंग रिक्तियाँ दोष नहीं डालना, अभी हाल फिलहाल में बिंदु दोष डालना है और लिखना है क्या? ध्यान से सुनना। क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणुओं या आयनों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन के कारण उत्पन्न जो त्रुटि होती है उसे बिंदु दोष कहते हैं। सिर्फ इसमें मूल क्या है? मूल यहाँ से है। एक तो ठोस कैसा है? क्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय सिंपल सी बात है। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं, वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का याद रखना। अब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण बाई चांस कोई पूछ दे तो इसके उदाहरण भी हम आपको बता दें। ये रिमाइंड करना, सिर्फ आप अपने दिमाग में लिखना नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट लिखना भी चाहे तो लिख भी सकता है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता भी सकता है कि सर आप नोट कराएं समरी। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है?
क्रस्टली ठोस अपनी सिंपल सी भाषा में, किताब ये नहीं कहती, पेपर ये नहीं कहता है कि आप मेरी भाषा में सब कुछ लिखें। पेपर कहता है कि आप मेरी भाषा में नहीं, आप अपनी भाषा में मेरे संदर्भ में लिखें। जैसे कि क्रस्टली ठोस की बात आई, केमिकल भाषा के आप याद नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल सी बात है, केमिकल भाषा में आपको जाने के लिए काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल दे दे के आपको पढ़ा देते हैं तो इसमें आपको कोई दो शायद हम जानते कोई प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न होने वाली है। तो क्रस्टली ठोस वे ठोस होते हैं जिन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे सब जानते हैं, उदाहरण के लिए नमक है, फिटकरी है, ये कैसे उदाहरण है, ये क्रस्टली ठोस कि उन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं। अब केमिकल भाषा में बताएं, केमिकल भाषा क्या है? क्रस्टली ठोस वे ठोस होते हैं जो किसी विशेष बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं, जिनके कारण हम बाहरी चोट के माध्यम से उन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है अक्रस्टली। तो यहाँ पर क्रस्टली ठोस के बारे में चल रहा था, तो बिंदु दोष किस में होगा? नंबर 1 पॉइंट बिंदु दोष क्रस्टली ठोस में होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से, एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ से परमाणुओं या आयनों। अब किन में ये परिवर्तन होगा? परमाणु में होगा या आयन में होगा। फिर आदर्श व्यवस्था, इसको अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन हाँ केमिकल भाषा है, पढ़ना तो थोड़ा पड़ेगा। आदर्श व्यवस्था में अनियमितता का मतलब जिसका कोई नियम ना हो, अनियमितता या विचलन के कारण जो त्रुटि उत्पन्न हुई है उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शायद आप समझ गए होंगे। एक ही क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन आपको बना दिए? 3 क्वेश्चन। खोजी बनो, लगातार प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में सोचो, क्यों, कब और कैसे। 3 चीज़ें याद रखना प्रत्येक चीज़ में, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, क्यों, कैसे और कब और कहाँ। 4 चीज़ें आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब ही होता है क्यों, कैसे और कहाँ और कब। दोनों सब्जेक्ट ऐसे ही हैं। ठीक है, तो क्रस्टली ठोस में परमाणुीय आयनों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन के कारण उत्पन्न त्रुटि को हम बिंदु दोष समझ गए। अब क्रस्टली ठोस के बारे में हमने आपको बताया, वे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं, और अक्रस्टली का मतलब जिन्हें हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे लोहे की रॉड आसानी से नहीं हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, लोहे का घन आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, तो याद रखना इस चीज़ को। अब हेडिंग डालना है, ये इम्पॉर्टेंट है, रिक्तियाँ दोष, ये इम्पॉर्टेंट है और नोट भी कर लें। रिक्तियाँ दोष लिखें। रिक्तियाँ दोष कैसी होती हैं? लेकिन जब किसी ठोस क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु या जालक स्थल रिक्त हो जाए, अर्थात अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाएं, तो उत्पन्न दोष रिक्तियाँ दोष कहलाता है। नई बात समझिए, समझा दे रहे हम उदाहरण के माध्यम। यानी क्या निकल जाए? अवयवी कण निकल जाएं, अवयवी कण बाहर निकल जाएं, तो वह स्थान रिक्त हो जाता है, इसीलिए इसे रिक्तियाँ दोष कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? अब यहाँ से अवयवी कण निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। अब ये सब क्या है? ये अवयवी कण है। क्या है? अवयवी कण। इसके पहले हमने आपको बताया था कि अवयवी कण क्या होते हैं। तो अवयवी कण किन्हें कहते हैं?
आज शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि अवयवी कण वे कण होते हैं जिनमें परमाणु, अणु और आयन होते हैं, उन्हें हम अवयवी कण कहते हैं। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से अवयवी कण बाहर निकल गए, यानी परमाणु, तत्व, आयन और अणु, इन तीनों में से तीनों अवयवी कण बाहर निकल गए। तो यहाँ से निकला एक, यहाँ से, इनकी जगह पर जो स्थान खाली हुआ है उन्हें नाम दे दिया गया क्या, रिक्तियाँ दोष। उन्हें क्या नाम दे दिया गया, रिक्तियाँ दोष। ठीक है, अब हेडिंग डालें अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। हर कठिन का नाम सरल। तो आप लोग नोट करें, रिक्त अंतराकाशी स्थितियों को जब परमाणु या आयन अधिग्रहित करते हैं तो इन्हें अंतराकाशी कहते हैं, और ऐसे दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं समझे होंगे, नहीं समझे होंगे, हम जानते हैं। अंतराकाशी दोष वे दोष होते हैं जो किसी रिक्त स्थान पर परमाणु, अणु अथवा आयनों के द्वारा ग्रहित का मतलब ग्रहण किए जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये अंतराकाशी स्थितियाँ कहलाते हैं। देख रहे आप, इन्हें और इन्हें। वैसे तो ये सभी अपने पहले ही अपनी जगह पर नहीं थे, ऊपर वाले फिगर के माध्यम से, अब यहाँ पर ये हैं। तो ये क्या हुआ, ये अंतराकाशी दोष हुआ। आप लोग नोट कर लें इस चीज़ को। ठीक है, नीचे लिखें, ये दोष अनायनिक ठोसों में दिखाई देता है और सदैव विद्युत उदासीन बने रहते हैं। इन ठोसों को फाटकी और फ्रैंकेल दोष भी होते हैं। उन दोषों में फाटकी और फ्रैंकेल दोष, ये भी इम्पोर्टेंट है। फाटकी दोष और फ्रैंकेल दोष पूछा जा चुका आपकी एग्जाम में। फाटकी दोष नंबर 1, दूसरा है फ्रैंकेल दोष। निरंतर आगे बढ़ें, आलोचनाएं से ना घबराएं, और आलोचनाएं भी उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो इसके एबल होते हैं। जैसे कि आप घर में अगर कोई काम कर रहे हैं तो मनोबल आपके घर वाले ही कभी कभार तोड़ देते हैं। हिम्मत ना हारें, लगे रहें। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी होगा, आने वाली पीढ़ी के साथ होगा, क्योंकि आलोचनाएं वाले सिर्फ और सिर्फ उनके पास काम है आलोचना, और आलोचनाएं ही हमारी तरक्की का रास्ता होती हैं। हम भी इसके शिकार हैं, आप भी इसके शिकार हैं, और आगे आने वाला जो समय होगा, जो भी पीढ़ी होगी, वो भी इसका शिकार होगी। तो निरंतर आप लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें, एक दिन आपको मंजिल अवश्य मिल जाएगी। आलोचनाओं से ना घबराएं, क्योंकि आलोचनाएं, खुद को किस्मतशाली समझिए जो आलोचनाएं आपकी करते हैं। बहुत ही अच्छा है, आप करते रहिए, हम अपना काम। क्योंकि एक कहावत है, एक स्लोगन है कि हवाओं का काम है बहना, दियों का काम है जलना। वो अपना काम करते हैं और हम अपना काम करते हैं। मेरा काम है सब्जेक्ट पढ़ाना। कॉलेज खुलें ना खुलें, कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, हमें तो अपना काम निरंतर निःशुल्क आप सबके सामने रखना है। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे, जो भी होगा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।